जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग एक नए सीरीज के साथ आप लोगों के सामने आए हैं और आज के इस सीरीज़ में क्या बेसिकली बात करने वाले हैं, तो हम लोग जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के, जो कहीं ना कहीं CHSL एग्जामिनेशन में, MTS के एग्ज़ाम में और अदर CGL के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वैसे पॉलिटी के क्वेश्चन के साथ इस सीरीज़ में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो आइए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ, जो पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है। और आप एक चीज़ याद रखें कि ये जो सेशन है वो उन बच्चों के लिए मस्ट वॉच है जो इस वर्ष CGL, CHSL और MTS की तैयारी कर रहे हैं या इस बार वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। वो याद रखें कि इस पॉलिटी के सेशन से उनकी बहुत सारे जो डाउट हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में जो प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जो प्रश्न है वो है, अब देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन में, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ आपको अगर मालूम हो तो जुलाई 1946 में इसका गठन हुआ, यानी कि जो ऑप्शन बी है जुलाई 1946 में वो इसका सही उत्तर है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है उसकी पहली बैठक कब हुई? उसकी पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अगर आगे के प्रश्न को देखें तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपका तीसरा नंबर प्रश्न। जो वह प्रश्न क्या है, संविधान सभा के अस्थायी यानी कि टेम्पररी चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन थे? तो हु इज़ द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद होगा, मालूम ही होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो जो चौथा प्रश्न है वो है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? एक तो टेम्पररी देख लिया, अब परमानेंट कौन थे? तो परमानेंट किसे बनाया गया था? ऑप्शन सी यानी कि राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर बात करें तो प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष थे, अगर आपको मालूम हो तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। प्रारूप समिति को संविधान के प्रारूप को तैयार करने की बात कहाँ करते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सौंपा गया। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान सभा ने, फिर से प्रश्न बोलता हूँ, भारतीय संविधान सभा के संविधान को अंगीकृत कब किया? यहाँ पर के है, यहाँ पर ने होना चाहिए था। ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, वो संविधान को कब अडॉप्ट करती है? तो संविधान को अडॉप्ट कर लेती है आपकी 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। और इसी दिन 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, हर साल हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? शेड्यूल हैं, तो वर्तमान में शेड्यूल की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है। 12 शेड्यूल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हो गया? अडॉप्ट तो कर लिया था हम लोगों ने 1949 में ही, देखा हम लोगों ने इस तरह से 26 नवंबर को, लेकिन इसको कब पूर्ण रूप से लागू किया गया? तो पूर्ण रूप से लागू किया जिस दिन हम लोग अपने गणतंत्र दिवस को मनाते हैं, यानी कि 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया भारत के अंदर। ठीक है। और आगे बात करते हैं आगे के प्रश्न में। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपका, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। आप देखते चलें और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक भी करते चलें। ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी सेशन को जरूर शेयर करें। ठीक है। अगर आगे बात करें तो संविधान की संसदीय प्रणाली की थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, प्रणाली अच्छा से नहीं आया है, तो आप यहाँ पर याद रखिए प्रणाली है। ठीक है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम लिंक में, हमारे टेलीग्राम के चैनल में इसका PDF पूरा मिल जाएगा। ठीक है। तो शासन की संसदीय प्रणाली यानी कि जो रूल ऑफ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ब्रिटेन से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा, समवर्ती यानी कि कंकरेंट लिस्ट की जो
प्रोविज़न वो कहाँ से ली गई है, तो समवर्ती सूची की जो प्रोविज़न है वो आपकी ली गई है कहाँ से, तो आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर आगे बात करें तो आपका जो है नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इमरजेंसी का प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में, तो इमरजेंसी का प्रोविज़न जो है आपको लिया गया है जर्मनी से। ठीक है, इमरजेंसी का प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से आपका लिया गया है। ठीक ना, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे जर्मनी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में कितनी बार पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है। फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट हमें दिए गए हैं, कॉमन पीपल को दिए गए हैं, जो 6 फंडामेंटल राइट हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से प्रेरित हैं। तो कहाँ से प्रेरित हैं, तो आपके प्रेरित हैं ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे। इसका जो सही उत्तर होगा आपका होगा, इसका जो प्रेरित है वो है आपका अमेरिका, जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ से फंडामेंटल राइट को बोरो किया गया है। सोर्स कहाँ है, अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संघ संविधान यानी कि जो यूनियन होता है, जो मेन होता है, उसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे कमेटी के, तो उनके कमेटी के अध्यक्ष थे ऑप्शन सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो हैं उस संघ समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। ठीक है, तो किसकी प्रेरणा पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग पावर, स्टेट गवर्नमेंट का अलग पावर कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगर आगे बात करें तो आप देख पा रहे होंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान अनुच्छेद 5 से लेकर 7 तक, 5 से 7 तक का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 5 से 7, तो अगर आपको मालूम हो तो 5 से 7 तक का संबंध जो है वो नागरिकता से है, जो सिटीजनशिप है वहाँ से है। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, तो उसका संबंध कहाँ है, 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, और जो संघ और राज्यों के क्षेत्र है वह भाग पहला में आता है, जिसमें आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, तो अगर आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो है अपने लोगों को किस प्रकार की नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप को प्रोवाइड कराता है। तो आप हमेशा याद रखें एकल यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। भारत में जो भारत के नागरिक हैं वो किसी एक, या भारत के नागरिक रहेंगे या किसी अन्य देश के नागरिक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप भारत के भी नागरिक हैं और अमेरिका, यूएसए, पाकिस्तान यहाँ के भी नागरिक है। इस तरह की नागरिकता यहाँ पर बैन कर दी गई है, यहाँ पर वैध नहीं है, वैलिड नहीं है। यहाँ पर कैसा है, एक, या भारतीय ही रहेंगे, केवल भारतीय ही रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। ठीक है, इस तरह की बातें हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, सुमेलिखित कीजिए। सुमेलिखित यानी कि आप जानते होंगे मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैं बार बार एक कुछ इंग्लिश टर्म का यूज करता हूँ, इसलिए जो बाइलिंगुअल स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम द बाइलिंगुअल या इंग्लिश बैकग्राउंड, दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन एंड द इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आप बाइलिंगुअल ही चीज़ों को देखें। ठीक है, तो सुमेलिखित कीजिए, इसका हो गया मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। प्रश्न ए क्या है, समता का अधिकार यानी कि समता यानी कि राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी किस अनुच्छेद में है, तो जिन बंदों को मालूम हो, जिन बंदे या जिन बच्चों को मालूम है इसके विषय में, वो क्या है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक की बात की गई है। ठीक है, वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, थोड़ा हिंदी टफ होता है इसलिए आप याद रखें, वाक्य स्वतंत्र यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। ठीक है, तो बोलने का अधिकार कहाँ है, तो बोलने का अधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 19 में। ठीक है, आर्टिकल 19 में। अगर ये दो भी आपको मालूम हो तो आप आंसर को निकाल सकते हैं। कैसे, अगर पहला का पहला कहाँ है, 2 जगह, ये ऑप्शन दोनों कट हो गया, ये दोनों ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, अगर आगे देखें तो पहला का पहला, तो यही दोनों में से कोई एक होगा, ए या सी होगा। ए और सी में से पहला का तो पहला ठीक है, लेकिन दूसरा का क्या है, चौथा। दूसरा का चौथा क्या है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी में केवल दूसरा का चौथा है। ठीक है, अगर वो 2 ऑप्शन भी याद है तो ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। तीसरा का क्या होगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है आपका आर्टिकल 25 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में आपका दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी क्या है, सॉरी, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, इस तरह आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी जो है आपका कहीं ना कहीं करेक्ट हो गया है।
अगर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें हम लोग, तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान किस भाग में किया गया है मौलिक अधिकार? तो भाग जो 3 है, भाग 3 जो है उसमें मौलिक अधिकार का उपयोग किया गया है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बढ़े अगले प्रश्न की ओर, तो जो अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो हम लोग पहले ही बात की समता का अधिकार से। मैच द फॉलोइंग में हम लोग देखा कि समता का अधिकार जो राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी जो है उससे संबंधित है हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, अगर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले हम लोग और अगले प्रश्न को देखें, तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वो कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए नहीं, किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग कहाँ है? भाग 4 में उल्लेखित है, क्योंकि भाग 2 क्या है? भाग 2 है आपका सिटीजनशिप। ठीक है, भाग 2 है आपका सिटीजनशिप, भाग 3 है मौलिक अधिकार, भाग 4 में ही नीति निर्देशक यानी कि DPSP का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, और भाग 5 क्या है? संघ के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो 22वां है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, यानी कि आर्टिकल 36 to 51 डील्स विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या क्या उसमें उल्लेखित है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है? तो उसमें क्या दिया हुआ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP ऑफ अ स्टेट। ठीक है, आपको आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सेशन को लाइक भी करते चलें। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायतों का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो पंचायतों का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 40 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो DPSP के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, उसमें इसको उल्लेखित किया गया है। ठीक है, अगर आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आज का 24वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक कर्तव्य मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटी जो आज 11 हैं, जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए जो ड्यूटीज़ कुछ निभाता है, जो अपने कुछ कर्तव्य को निभाता है, उसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आज 11 हैं, वो किस देश से लिया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम लोग कहाँ से लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम लोग लिया पूर्व के सोवियत संघ यानी कि USSR से ही हम लोग इसकी जो कॉन्सेप्ट है उसको लिए हैं, इसकी धारणा को हम लोग लिए हैं। ठीक है, अगर आगे बात करें, जो आज का 25वां प्रश्न है, तो मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर का होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से मिसप्रिंट है, कुछ हर समय कहीं ना कहीं कुछ मिसप्रिंट हो जाती है। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 51 जो है, आर्टिकल 51A में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, जो पार्ट 4A में है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 सही हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या हैं, अपने इस सेशन के मतलब कि आधे सफ़र पर पहुंच चुके हैं। 25 क्वेश्चन को हम लोग बना चुके हैं। आशा कर रहा हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, और थोड़ी सी अगर इंटरप्रेशन हो, कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी मुश्किल हो, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न है वो आज के कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में कॉमन प्रश्न है। क्योंकि अब ये नहीं पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री की एज कितनी होती है, विधायक बनने का उम्र कितना है। अब प्रश्न की थोड़ी जो लेवल है, जो उसकी थोड़ा तो उसका जो स्टैंडर्ड है, तो उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो आप भी उसकी तरह बढ़ें, और इसके लिए हम लोग क्या है, नए नए कंसेप्ट, नए नए वीडियो के साथ हमेशा आप लोगों को हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के अगले प्रश्नों को देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस समिति की सिफारिश के बाद संविधान में समाहित किया गया? समाहित बहुत प्योर हिंदी वर्ड है, इसका होता है मतलब कि कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, कब इसको लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो जो कमेटी था वो था स्वर्ण सिंह कमेटी, जो सिफारिश की थी, जो स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी वो रिकमेंड की थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड कर दिया गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट प्रश्न को देखें, तो ये देखिए, सुमेलिखित कीजिए। फिर से एक प्रश्न आ गया, सुमेलिखित कीजिए यानी कि मैच द फॉलोइंग। ठीक है, क्या पर क्या है इस बार? सूची प्रावधान। सूची 1 में क्या है? संवैधानिक प्रावधान, और सूची 2 में क्या है? स्रोत, सोर्स। मैं बता दूं कि सोर्स से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा अगले लेक्चर में, जहाँ आपको संविधान के डिफरेंट प्रावधान यानी कि जो प्रोविज़न है उसके सोर्स के बारे में बताऊंगा मैं, कि कौन से प्रावधान को कहाँ से लिया गया है। तो वहाँ से जाकर उसको आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, और फिर इसको आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज इसको देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान यानी कि
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो जो प्रश्न ए है, जो ए है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकार आपको याद होगा, इसको लिया गया है अमेरिका से। मौलिक अधिकार को लिया गया है कहाँ से? मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। चौथा इसको लिया गया है अमेरिका से। तो पहला का चौथा तो ये तो सब बना हुआ है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो वो आपको सपोर्टेड याद नहीं, छोड़ देते हैं, थोड़े हार्ड है। लेकिन मंत्रिमंडलीय जो सरकार कहाँ से ली गई है? तो मंत्रिमंडलीय सरकार पहला, यानी कि ब्रिटिश से हम लोग इंस्पायर होकर इसको बनाए हैं। तो पहला का अगर चौथा है और सी का अगर पहला है तो खोजेंगे। सी का पहला कहाँ? तो एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, एक ही जगह केवल है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही हो गया। बाकी ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। इस तरह से आप एक सही होने पर भी ऑप्शन को सही कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड से लिए गए हैं, और जो केंद्र राज्य के संबंध है वो आपको कनाडा से लिए गए हैं, ठीक है। इस तरह से इसका आप उत्तर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आप याद रखिए, कंपटीशन में जहाँ ये मैच द फॉलोइंग या किसी प्रश्न में आप एलिमिनेशन मेथड, यानी कि अगर जो प्रश्न आपको याद ना, इसको प्रश्न को आपको उत्तर गलत लगे उसको पहले गलत कर लीजिए, अब उसके बाद उसमें से करेक्ट कीजिए, तो ऑप्शन कहीं ना कहीं सही होते हैं, ठीक है। संघ, अगला जो प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका यानी यूनियन का जो एजुकेटिव पावर है वो कहाँ निहित है? तो आप याद रखिए, राष्ट्रपति में निहित है। बहुत लोग बोलेंगे कि राष्ट्रपति में निहित क्यों है, आपने गलत पढ़ाया क्या? नहीं, राष्ट्रपति क्या है? द सुप्रीम पावर है, द सुप्रीम बॉडी है एजुकेटिव मामले में, माने कार्यपालिका के क्षेत्र में सबसे ऊंचा पद है, ठीक है। किसी भी देखते होंगे आप, संसद में जो कानून बनाता है, जो बनते हैं या जो बनाए जाते हैं कानून, उनको पहले खुद से बनाया जाता है, फिर जो आखिरी जो मुहर होता है, जो साइन होता है, अथॉरिटी के रूप में किसे लिया जाता है? प्रेसिडेंट को लिया जाता है। तो मेन अथॉरिटी के रूप में लिया जाता है प्रेसिडेंट को। इसलिए प्रेसिडेंट क्या है? कार्यपालिका में, यानी कि एग्जीक्यूटिव में यूनियन लेवल पे क्या है? मेन है, ठीक है। इसी का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राष्ट्रपति पद पर आप याद रखिए, राष्ट्रपति के पद पर न्यूनतम आयु सीमा, यानी कि मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर द मिनिमम एज एलिजिबिलिटी फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, उनके पद के लिए मिनिमम एज क्या है? तो मिनिमम एज आपको 35 साल होनी चाहिए। 35 साल जिससे हो जाएगा और राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल है। अगर आपको लगे तो आप भी बन सकते हैं, ठीक है। आपके अगर वो क्षमता, अगर हो आपके अंदर वो कैलिबर हो, अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी हो, ठीक है, आप भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है? तो राष्ट्रपति पद आप जीवन भर के लिए नहीं बनते हैं कि आज बन गए तो मेरे पुसूत या हम जब तक नहीं गुजरेंगे तब तक राष्ट्रपति रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भारत में। आप क्या है, 5 वर्ष के लिए ही बनते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष के लिए आपको बनाया जाता है। आपका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अगर आगे बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो भाई वेतन तो हैंडसम, मतलब कि यार सुपीरियर लेवल का वेतन है। सबसे जो पहला नागरिक है देश का, उसका यार वेतन बात करते हो सबसे ऊपर है, ये बता 5 लाख। तो इसका सही उत्तर भी होगा 5 लाख। बहुत बंदे जानते होंगे 5 लाख, पहले ही देखते हुए बोलेंगे नहीं 5 लाख, तो इसलिए 5 लाख ही इसका वेतन है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय, एंग्लो इंडियन से कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 10 जो 4th अमेंडमेंट हुआ उसके तहत क्या हुआ? इसको नलीफाई कर दिया गया, इसको नलीफाई कर दिया गया। अब ये प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि अब जो प्रतिनिधि के जो होते हैं एंग्लो इंडियन का जो सीट होता था उसको अब खत्म कर दिया गया, और अब कोई भी एंग्लो इंडियन चुनाव में नहीं डायरेक्ट मनोनीत किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ही नलीफाई हो गया। पहले कितने थे? इसका पहला उत्तर होता 12, ठीक है, पहले इसका उत्तर 12 हो जाता है, देखिए अब ये नलीफाई, ठीक है। 104 अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 352 में किस आपात का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 ये क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात की बात करता है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, राष्ट्रीय आपात की बात करता है। इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, मैंने सब प्रोविज़न को लाया है। इन प्रोविज़न को देखने के बाद आपको आई थिंक इमरजेंसी का कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मस्ट वॉच वीडियो है, याद रखिएगा। जो इस 50 क्वेश्चन को सही बनाता है, 50 में जिन बंदे का 40-45 आता है, उनका पॉलिटी का आई थिंक 80% तो सिलेबस कवर है। और नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें अगर उतना बना देते हैं आप, तो आप समझिए कि आप पॉलिटी के बादशाह हो गए। अब आपको एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल में डरने की बात नहीं है, पॉलिटी को लेकर, ठीक है। अब आप दूसरे सब्जेक्ट में, मैं दूसरे सब्जेक्ट में भी लेकर आऊँगा नए सीरीज, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, वहाँ भी सब चीज़ों को लेकर आऊँगा, ताकि आपके तैयारी को कहीं ना कहीं मजबूती दे सके। हमारा यही लक्ष्य है, ठीक है। हर वो बंदा जो तैयारी कर सकता है, हर वो बंदा जो अफोर्डेबल प्राइस पे, जो मतलब कि नहीं है,
आज तो हालांकि बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है पढ़ा रहे हैं 2000-3000 में, तो हम लोग यूट्यूब के माध्यम से फ्री में ही हर चीज़ों को देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इस माध्यम से हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा जो क्विज कंपटीशन टाइप का हो गया या जो प्रैक्टिस सेट हो गया, उसको भी हर सप्ताह में 1 या 2 कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस पॉलिटी अगले वर्ष जो अगला वीडियो रहेगा आपका हिस्ट्री से रहेगा, तो आप वहाँ जाकर अपने आप को निखार सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हो गया है, कितनी बार? तो आपको याद होगा यार, 1-2 बार तो एक तो याद ही होगा, इंदिरा गांधी, तो नहीं, आप याद रखें 3 बार, अब तक 3 बार आपातकाल को लगा दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार है, कब होता है राष्ट्रीय आपात? तो आपका सशस्त्र विद्रोह जब होता है, जो मिलिट्री जब रिविलियन हो जाते हैं, मिलिट्री आपका जो घर का जो दोस्त है, जो फ्रेंड है, वही रिवील कर जाते हैं, विद्रोही बन जाते हैं, तब आपका ये राष्ट्रीय आपात लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जो 36 नंबर प्रश्न है, आज का 36वां प्रश्न है, वित्तीय आपात का उल्लेख किस संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्तीय आपात का कहाँ बात किया गया है? तो वित्तीय आपात की बात की है आपकी आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 360 में इसकी बात की गई। आर्टिकल 360 डील्स अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट और अ कंट्री, ठीक है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। आज का जो 37वां जो प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लागू हो चुका है? अब ये मस्ट मतलब कि आस्ट क्वेश्चन है, किसी भी बंदा पूछ सकता है कि ये बता यार कितनी बार लग गया अब तक वित्तीय आपात? अब बोलेंगे अरे यार कितनी बार लगा ही होगा, नहीं, आप सोचोगे नहीं लग ही गया होगा, इतना बड़ा देश है, इतनी साल हो गई आज़ादी के, इतने गरीब थे हम लोग। तो आप याद रखिए, अब तक वित्तीय आपात की नौबत हम लोगों को नहीं आई, कभी नहीं लगा है, वित्तीय आपात कभी नहीं लगा है, याद रखना आप, ठीक है। अगला फिर से आ गया, सुमेलिखित कीजिए, सुमेलिखित यानी कि मैच द फॉलोइंग, कहीं ना कहीं फेवरेट क्वेश्चन बन रहा है, मैच द फॉलोइंग, ये तीसरा मैच द फॉलोइंग है। आप इन चीज़ों को याद रखें। मैच द फॉलोइंग एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ से एक बंदे से एक प्रश्न के नाम पर कम से कम 4 या 5 प्रश्नों का ज्ञान जो है उसे टटोल लिया जाता है, उसे नाप लिया जाता है, उसे मेजर कर लिया जाता है, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को मच स्कोरिंग लेकर चलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर एक क्वेश्चन के बहाने जो है आपके बोर्ड हैं वो 3-4 क्वेश्चन का आपसे पूछ लेती है, ठीक है। तो बात करते हैं जो आज का जो प्रश्न है, सुमेलिखित कीजिए। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर आपको मालूम हो तो अनुच्छेद 55 के तहत से इसका निर्वाचन होता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति तो 63 के द्वारा उपराष्ट्रपति बनते हैं। तो उपराष्ट्रपति किसके द्वारा बनते हैं? उपराष्ट्रपति आपके बनते हैं, उपराष्ट्रपति आपका बनते हैं किसके द्वारा? तो उपराष्ट्रपति आपके बन जाएंगे 63 के द्वारा, ठीक है, 63 के द्वारा। तो पहला का भी पहला, दूसरा पहला का पहला और डी का चौथा, तो पहला का पहला डी का चौथा, पहला का पहला डी का चौथा, एक मात्र आपका मिल रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो सही हो गया, ठीक है, अगर मालूम ना हो तब भी सही हो गया। और ये क्या हो गया? नलीफाई हो गए सब ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नलीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं जो आज का 39 प्रश्न है, यानी कि 39वां प्रश्न है। राज्यसभा का पदेन सभापति हु इज़ अ सिटिंग या हु इज़ अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो पदेन सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं। भारत के इम्पॉर्टेंट जो पर्सन है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो हैं, उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, ऐसे जो गवर्नर, इन सभी को किस तरह से चुना जाता है, इनकी जो नियुक्ति होती कैसी होती है, इनके निर्वाचन के लिए, इनके त्याग पत्र के लिए, इनको शपथ कौन दिलाता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, उस वीडियो के माध्यम से सभी जो 15-16 जो इम्पॉर्टेंट जो आपके जो पर्सनालिटीज़ है, जो पर्सन है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उनकी शपथ, उनकी इलेक्शन यानी निर्वाचन और उनको त्याग यानी कि रिजाइनेशन के बारे में फुल डिटेल हो जाएगा, ठीक है। तो आप मस्ट वॉच हो वही वीडियो, जाकर आप वहाँ से ज़रूर देख लें, ठीक है। आगे बात करते हैं 40वां प्रश्न जो है, भारत में मंत्रिमंडल के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। तो कहाँ से? मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा से ही लिए जाते हैं, ठीक है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, 1 द प्रेसिडेंट ऑफ
when the Prime Minister of India is a member of a Rajya Sabha, that means the Prime Minister is not a member of a लोक सभा। ठीक है, तो अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो क्या होगा, तो ऑप्शन ये होगा कि वह नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में यानी कि अविश्वास प्रस्ताव में अपने वोट को नहीं दे पाएगा। ही इज़ नॉट एबल टू वोट ऑन द मैटर ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। वो जब सभा में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि इसका हिंदी हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव जब लागू किया जाएगा या लाया जाएगा तो वो अपने लिए वोट नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये इसका एक पॉइंट है। अब बाकी पॉइंट्स को भी देखना, इसका यही उत्तर है। ठीक है, 42वां जो प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या आपकी हो सकती है 250। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज 250। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट 43 जो प्रश्न है, किस सभा के अध्यक्ष किस सभा का अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। विच हाउस द चेयरमैन ऑफ द हाउस इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। विच हाउस द चेयरमैन ऑफ दैट हाउस इज नॉट अ मेंबर, तो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा पर राज्यसभा, क्योंकि वहाँ का जो मेंबर होता है वो कौन होता है, चेयरमैन। तो राज्यसभा का चेयरमैन होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति तो उसका मेंबर है नहीं, वो तो उपराष्ट्रपति ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है लोकसभा के निर्वाचित आपके जो सदस्य हैं, वो नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, लोकसभा के सदस्य। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्य इसका क्या करते हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखते हैं 2 ऑप्शन है, लोकसभा के सदस्य हैं और लोकसभा के निर्वाचित यानी कि जो चुने गए हैं। तो लोकसभा के सदस्य ही मान के चले, अब तो निर्वाचित ही हो गया, अब तो इसको यही उत्तर सही होगा, क्योंकि अब ये ऑप्शन देगा ही नहीं, ये नलीफाई हो गया। ठीक है, अब यही उत्तर होगा अब के समय, लेकिन पहले क्या था, ऑप्शन ए होता। ठीक है, अगर आगे देखें, आज का जो 45वां प्रश्न है, 45 प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? हु लीडिंग द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को कौन लीड करता है? तो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को लीड करते हैं हमारे लोकसभा के जो आपके अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं, इसको लीड करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के सलाह पे। आज का जो 46 प्रश्न है, थोड़ा सा समय हो गया, आप धैर्य बना के रखें क्योंकि इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, और आप मेरे विश्वास को, आप मेरी बातों को अपने जहन में डाल लें कि अगर आप इस पॉलिटी के प्रश्न को अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से जब इसको सॉल्व करेंगे, वहाँ जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, फिर सॉल्व कीजिएगा। अगर आप 50 में से अगर आप 40+ बना लेते हैं मेरे बताने के बाद भी, तो आप समझ के चलना कि आने वाले SSC CGL SSC MTS SSC CHSL के एग्जाम में आपका पॉलिटी लमसम कंप्लीट है, 80% कंप्लीट है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पॉलिटी में, और उसको बनाते हैं, फिर से बता दूँ मैं तो, और उसको नेक्स्ट वीडियो को बना लेते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को बनाने के बाद आपका पॉलिटी 99% कंप्लीट, उससे ज़्यादा यार SSC नहीं पूछ पाएगा। ठीक है, लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन हो जाएगा यार? मुख्यमंत्री ही होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को उतना टाइम कहाँ बताते रहे कि हाँ भाई ये लो, मुख्यमंत्री होगा। ये तो यार बहुत इजी क्वेश्चन था, हलवा हो गया आप लोगों के स्टैंडर्ड में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति पर पेश किया जाता है? तो विधानसभा में किसकी अनुमति पर? तो आप याद रखिए, राज्यपाल की अनुमति पर। जो केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, वहीं कहीं ना कहीं राज्य में राज्यपाल की शक्तियाँ हैं। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल, तो राज्यपाल का कार्यकाल फिर से 5 वर्षों का। जीवन भर का आनंद नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्या मज़ा आ गया, नहीं होता ये सब। माउंटेन ड्यू कोई पीता है तो बोलता है वाह क्या जोश है, वाह क्या मज़ा है। ऐसा कुछ नहीं है कि राज्यपाल बन गए तो बोलिए वाह क्या मज़ा है, नहीं, 5 वर्ष के लिए मज़ा है, फिर सजा है। ठीक है अच्छा डायलॉग हो गया नहीं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपका 49 प्रश्न, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से किस महिला किस राज्य की पहली राज्यपाल थी? अब इसको यार बहुत घुमा दिया क्वेश्चन को, सीधा सा प्रश्न है, हु इज़ द फर्स्ट वोमेन राज्यपाल, हु इज़ द फर्स्ट वोमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट? किसी भी राज्य का
जो प्रथम महिला गवर्नर थी कौन थी? तो इसका सीधा से उत्तर हो जाएगा यार श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू। और श्रीमती सुचिता कृपलानी कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी क्या थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। और श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित क्या थी? जो क्या यूएनओ की पहली महिला मेंबर थी, ठीक है। इंदिरा गांधी जानते हो कि पहली महिला क्या थी? प्रधानमंत्री थी भारत की, ठीक है। अब आज का जो आखिरी प्रश्न है और आखिरी ही अंदाज में आया है, वो पूरी बड़ी साइज में, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। चलिए अब दिखेगा आप लोगों को, दिख रहा होगा आशा करते हैं। प्रश्न क्या है? और प्रश्न एकदम कॉमन है लेकिन थोड़ा सा आपको लगेगा अनबायस। यार जम्मू कश्मीर से प्रश्न पूछ लिया क्योंकि ये जरूरी भी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत, सदर ए रियासत एक पद था जम्मू कश्मीर में, सदर ए रियासत। जम्मू कश्मीर के पद यानी सदर ए रियासत को का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। कब किया गया भाई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कब कर दिया गया इसका नाम को? तो बता दूं मैं आप लोगों को, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1948 में। 1948 जो है 1948 में सदर ए रियासत से नाम बदलकर इसको कर दिया गया राज्यपाल, ठीक है। कितना इजी प्रश्न था। 50 प्रश्न हलवे जैसे होते हैं, हम लोग घर में नूडल्स बनाते हैं खाते हैं, उसी तरह से खाते खाते हम लोग सेशन को एंजॉय कर लिए। तो आशा करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट और एक नए MTS, CGL और CHSL के इम्पॉर्टेंट लेक्चर और PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आनंदित रहें, स्वस्थ रहें।